प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान जो 2025 में आपका यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आने वाले लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और न्यूमेरिकल्स के बहुत महत्वपूर्ण संग्रह को आज हम देखेंगे, जो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होने वाला है कि आप यदि इन्हें पहले तैयार कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में लगभग चिंताएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, इसमें इनको तैयार करने के लिए हम इसीलिए हाफ ईयरली से पहले ही इसको बना के दे रहे हैं आपको। इन वीडियो में जो भी प्रश्न संग्रह किया गया है उसे तो एकदम अभी तैयार कर लीजिए। जितना जी जान लगा के इधर तैयार कर लेंगे उतना ही आपके लिए आगे फ़ायदेमंद होगा। कुछ हल्के फुल्के टॉपिक्स बचेंगे तो उन्हें आप ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे नॉर्मल केवल, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि इसमें आपका हम चाहते हैं कि अभी से ये तैयार कर लें और जिसके बाद फिर आपको हल्के फुल्के जो बच्चे हैं उसे पढ़ के चले जाएं तो पूरा का पूरा नंबर आपके हाथ में होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि इसमें कौन सा प्रश्न जो होता है, कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण में से, वो है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कह रहा है कूलाम का जो वैद्युत बल संबंधी नियम होता है उसको लिखने के लिए कह रहा है। आगे ये कह रहा है अगला प्रश्न कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में, एक देखिए अक्षीय होता है एक निरक्षीय होता है, तो अक्षीय दिशा में कह रहा है अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इसे तैयार कीजिए। आगे इसे भी तैयार कीजिए कि गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय है तो क्या है, इसे तैयार करने की ज़रूरत है। आगे यह है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना है आपको। वैद्युत फ्लक्स की तात्पर्य कहता है या कभी कह देता है इसे आप क्या समझते हैं या इसे किसे कहते हैं, इस तरीके की बातों को आपको कहता है। तो ये इससे क्या है कि वैद्युत फ्लक्स की कुल मिला के यहाँ पे परिभाषा देनी है और इससे संबंधित जो सूत्र होते हैं उस सूत्र के बारे में भी समझाने के लिए कह रहा है। आगे कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत विभव के बारे में भी आप जानते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है। और इसकी बीमा क्या होती है, जो MLT वगैरह इस तरीके से होता है ना, तो वो बीमा जो है जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसको, यानी इसकी बीमा जो होगी मात्रक से आप इसकी बीमा आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आप बखूबी जानते होंगे। आगे है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, देखिए वहाँ पे कहा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, इसमें किसका कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यानी व्यंजक। और इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी डेरिवेशन करने के लिए कहता है। आगे जो प्रश्न है वो है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। जो समांतर प्लेट होती है, प्लेट संधारित्र होता है, उसकी धारिता जो होती है, धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ये प्रश्न तैयार करिए। और इसके बाद फिर आगे जो है वह किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में ये तैयार कर लीजिए। धारा व वोल्टता जो होती है संबंधी किरचॉफ का जो नियम होता है, किरचॉफ का नियम किससे संबंधित, धारा और वोल्टता संबंधी जो किरचॉफ का नियम है उसके बारे में आपको कह रहा है कि लिखिए, नियम लिखिए। व्हीट स्टोन सेतु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम पूछता है। तो देखिए पूछा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है, तो बायो-सेवर्ट का नियम भी आपको लिखना है। आगे ये है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करनी है, तीव्रता का सूत्र लिखना है। तो आगे जो है अगला प्रश्न ये है कि चुंबकशीलता जो होती है तथा वैद्युतशीलता, चुंबकशीलता यानी μ0 और वैद्युतशीलता जो होती है एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, दोनों में संबंध स्थापित कीजिए। यानी दोनों का में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, संबंध का सूत्र लिखिए। आगे है कि बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। तो देखिए बायो-सेवर्ट का नियम कैसे पूछा था, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ पे बायो-सेवर्ट का नियम कह रहा है सीधे समझाइए और इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। तो इस तरीके से वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का इसमें निगमन करना है यानी डेरिवेशन करना है। ये प्रश्न हुआ। आगे कौन सा प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, वो ये है कि जो होता है सेंट से आप क्या समझते हैं और इसका एक संट से आप क्या समझते हैं और इसका एक अनुप्रयोग जो है विद्युत परिपथ में समझाइए कि इसका क्या उपयोग है। आगे है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए और उसकी बीमा भी लिखिए। तो आप जान रहे हैं बीमा, एक बार मैंने आपको बता दिया कि बड़े ब्रैकेट में कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T ऐसे करके होता है, लेकिन वो किससे निकाल जाता है, उसी के मात्रक से। मात्रक बताना है और उसकी बीमा लिखना है। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, विश्वास रखिएगा। आगे है कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर होता है। तो देखिए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनके परमाणुओं में क्या अंतर होता है, परमाणु कैसे होते हैं, इसे लिखना है। चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताएं समझाइए। तो ये आपको कह रहा है, इसके बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा। वर्गों में विभाजित किया जाता है, कह रहा है कितने वर्गों में, किसको, चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को। तो आगे है कि स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए और स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। तो स्वप्रेरण की परिभाषा आपको देनी है और स्वप्रेरण जो गुणांक होता है उसका बीमा निकालना है आपको, उसकी बीमा क्या होती है। अनोन्य जो होता है प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको बतानी है, स्वप्रेरण, अनोन्य प्रेरण। तो स्वप्रेरण का हो गया, अनोन्य प्रेरण गुणांक की भी परिभाषा आपको देनी है और एक व्यवहारिक उदाहरण भी देना है कि व्यवहारिक उदाहरण मतलब इसका हमारे लाइफ में क्या उपयोग है। आगे है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो लेंज का नियम होता है इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो किसमें पूछ रहा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है, क्या ज्ञात किया जाता है इससे, प्रेरित धारा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझाना है आपको कि क्या होता है, कैसे होता है वगैरह बना के, कहाँ धारा होती है, कहाँ बल होता है, ठीक ना। आगे है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम आपको समझाने के लिए कह रहा है। नियम लिखना है। एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र भी लिखना है, आपको सूत्र प्राप्त करना है यानी डेरिवेशन करना है। इस नियम लिखने के बाद आपको डेरिवेशन भी करना है। आगे है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक लिखना है और दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण के लिए सूत्र स्थापित करना है यानी डेरिवेशन करना है। देखिए डेरिवेशन जान होती है फिजिक्स वगैरह की, तो इसलिए आपको इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है। डेरिवेशन को आप कई बार बिना देखे लगाइए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर कई बार उसको अपने से डेरिवेशन कीजिए। डेरिवेशन बहुत तेज याद भी होता है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L, C व R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। L, C, R किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। तो कह रहे परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण जो होता है इसका, वह फाई जो होता है, फाई का व्यंजक निकालिए और फाई के किस मान के लिए जेड का मान न्यूनतम होगा इसके बारे में भी बताइए कि कितना मान होता है फाई का, कि जेड का मान कितना हो जाए, न्यूनतम हो जाए यानी सबसे कम हो जाए। जेड का मान कम करने के लिए, सबसे कम करने के लिए फाई का कितना मान होना चाहिए। आगे है कि प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध से संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए तीनों से। तो आप देख रहे हैं कि तीनों से संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है तथा वोल्टेज व धारा के बीच कालांतर ज्ञात करना है। आगे है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, इनके दो गुण लिखिए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं और इसके दो गुण भी आपको लिखने हैं, इसको भी आप तैयार कीजिए। इसके बाद फिर तैयार ये कीजिए कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक किसकी तरंग दैर्ध्य होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंग होती है इसके बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है कि उनका नाम लिखिए, कौन कौन सी तरंगें ऐसी होती हैं।
आगे कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो अपवर्तन और परावर्तन दो दो चीज़ होता है, तो ये परावर्तन का है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। आगे ये है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, और इसका नियम भी आपको लिखना है कि प्रकाश का अपवर्तन का क्या नियम होता है। परिभाषा भी लिखनी है और नियम भी लिखना है। आगे अगला जो प्रश्न है जो कि आपका तैयार करना है 31वां ये प्रश्न है कि किसी लेंस के लिए न्यूटन का जो सूत्र होता है उसको लिखना है और प्रतीकों के अर्थ भी बताना है। यानी न्यूटन का आप जो सूत्र लिखेंगे किसी लेंस के लिए, तो जब लिख लेंगे सूत्र तो उसमें जो प्रतीक हैं यानी कौन कौन सा उसमें लेटर है उसका क्या मतलब होता है, किन किन अक्षरों का क्या मतलब है, उनसे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको समझाना है कि वो क्या है। आगे है कि किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। अगर फोकस दूरी है किसी लेंस की तो किस किन बातों पर निर्भर करती है, वो सारी बातें लगभग आपको बतानी है। आगे है कि परस्पर संबंध में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। यानी ये आपको डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन करना है? दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए। तो फोकस दूरी का फार्मूला निकालना है दो लेंसों के संयोजन की, जो कि क्या परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं। इसका ध्यान देना है आपको कि परस्पर संबंध में रखे हुए हैं। आगे है परस्पर संपर्क में, आगे है कि किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आपको डेरिवेशन करना है कि अपवर्तन का सूत्र कितना होता है, क्या होता है किसी पतले लेंस के लिए। और इसके आधार पर यह भी सिद्ध करना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये भी आपको ज्ञात करना है। आप देखते हैं कि अवतल लेंस की जब फोकस दूरी लिखा जाता है तो माइनस में लिखा जाता है, उत्तल लेंस का लिखा जाता है तो प्लस में लिखा जाता है। तो आखिर इसका ये सिद्ध कीजिए कि इसका माइनस में होता है तो क्यों होता है, रीजन क्या है, तो इस आधार पर समझाना भी है आपको। आगे है कि यदि प्रिज्म का कोण तथा जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वह बराबर हो, यानी प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों आपस में यदि बराबर हों तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोनों बराबर होंगे तो प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा, प्रिज्म के पदार्थ का जिससे वह बना है प्रिज्म उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। अगर आगे है कि एक अपवर्तनी यानी एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर खींचिए कि खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक ना। तो एक अपवर्तनी है खगोलीय दूरदर्शी, तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका स्वच्छ एकदम साफ साफ आरेख खींच के आपको बताना है, समझाना है। किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर यानी किरण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाना है। तो ये देखिए खगोलीय दूरदर्शी था, ये आपका अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी था, ये है आपका परावर्तक दूरदर्शी। तो इसमें आपको जो है समझाना है प्रतिबिंब कैसे बनता है और अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होती है यानी क्यों अच्छी होती है। आगे है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो तरंगाग्र का जो फार्मूला है जो परिभाषा है उससे लिखना है और उदाहरण देकर समझाना है कि ये तरंगाग्र क्या होता है वास्तव में। आगे है कि हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करनी है आपको। तो हाइगेंस का जो तरंग संबंधी सिद्धांत है उसको लिख देना है आपको, व्याख्या करनी है, मतलब वो सिद्धांत तो लिखना ही है, उसके बारे में थोड़ा समझा भी दीजिएगा, व्याख्या करना है। आगे है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है कि कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, यानी प्रकाश के व्यतिकरण किसे कहते हैं, और व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखना है कि आवश्यक प्रतिबंध क्या होते हैं यदि व्यतिकरण की क्रिया हो रही है। आगे है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर होता है, इस अंतर को समझाना है आपको, तो 5 अंतर देके समझा दीजिएगा। आगे है कि एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखित की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है तथा और क्या करना है,
विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र भी बनाना है आपको। तो इस तरीके से ये 44वां प्रश्न जो है आप तैयार कीजिए। आगे आप तैयार कीजिए कि देखिए जो प्रश्न है एकदम सेम टू सेम पूरा तो होगा नहीं कि एकदम सेम टू सेम एकदम सटीक एकदम उतने ही प्रश्न दिया जाए और उतने ही एकदम आपको एकदम सटीक बता दिया जाए कि यही एग्जाम में आएगा ही। बहुत कहने का मतलब है कम से कम उतना ज़्यादा नहीं, कम से कम कुछ ज़्यादा आपको तैयार करना ही होता है, तब जाके उसमें से 100% आपका बनता है। एकदम सटीक उतने ही प्रश्न होते ये जान नहीं सकते कि नहीं नहीं इसे भी बस तैयार कर लीजिए 5-10 हैं बस उसको हो जाएगा। तो थोड़ा समय दीजिए, इससे आपको आगे कंपटीशन में भी तो उसका समझ में आएगा। थोड़ा मेहनत करिए। आगे है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। तो इसके देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य किसमें कर रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अगला ये प्रश्न है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² = h (v/v0) की स्थापना कीजिए, यानी डेरिवेशन करना है और इसके आधार पर क्रमशः वैद्युत प्रभाव के नियमों की भी व्याख्या करनी है। आगे है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। आगे प्रश्न है कि मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है, यानी दोनों से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है आपको, एक उदाहरण भी देना है। आगे है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाना है कि दोनों में क्या अंतर होता है। युग्म उत्पादन या युग्म विनाश है, तो दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है। आगे ये प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन क्या है और उदाहरण देके समझाना है आपको। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे ये है कि एक फोटॉन के लुप्त होने पर इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन जो होता है प्राप्त होता है। तो यदि प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा 0.90 MeV हो तो फोटॉन की ऊर्जा क्या थी। आगे प्रश्न है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 eV है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। और अगला प्रश्न है कि किसी धातु के कार्यफलन का मान 4.9 eV है, तो धातु की देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। तो देखिए इतने प्रश्न आप न्यूमेरिकल इसमें बहुत कम हैं, कुछ न्यूमेरिकल और कुछ और एक लेसन का लगभग छूटा हुआ है, वो आप देखेंगे आपके समझ में आएगा। तो कमेंट में आप बताएं कि किस लेसन का के प्रश्न इसमें छूटे हुए हैं। तो क्योंकि उन प्रश्नों का एक छूटा हुआ है कुछ प्रश्न उस लेसन का, और आगे ये है कि कुछ जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो छूटे हुए हैं, उसको अगले वीडियो में हम बनाने का काम करेंगे। और इसको आप ज़रूर तैयार कर लें, इसीलिए आपको बहुत पहले ही ये चीज़ दिया जा रहा है जिससे कि आप अभी से तैयारी रखें और कई बार इतना रिपीट कर लें इसको कि आपके ज़बान पे हो जाए। धन्यवाद।